चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और ये जो साल चल रहा है 2023, यहाँ पर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आज हम लोग बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा की। नमस्कार, मेरा नाम हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझे इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। आज हम लोग बात कर्नाटक चुनाव की करेंगे और कर्नाटक चुनाव में हम सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की करेंगे कि उसकी क्या पोजीशन है, क्या वो कमबैक कर रही है या फिर कांग्रेस की वापसी है। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें हैं। 2018 में पिछला चुनाव हुआ था जिसमें जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, जिसमें आपके कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन फिर आपस में उनके इस्तीफे गए और फिर बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी में पहले येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से हटाकर दूसरे बन गए हैं। अभी क्या बीजेपी की स्थिति है, इस पर हम आप बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राजेश मिश्रा जी हैं। राजेश मिश्रा जी का मैं परिचय दे दूं। राजेश मिश्रा जी कई बिजनेस हाउसेस में बिजनेस हेड के रूप में काम कर चुके हैं, तो इसलिए इनको हम लेकर आए हैं क्योंकि इनका जो अनुभव है, इनकी जो बात होगी वो जमीनी बात होगी, क्योंकि ये शहर शहर गांव गांव डगर डगर घूमे हैं, वहां से लोगों से बात की है। तो आइए राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया लाइफ में टाइम देने के लिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव है, तो हम लोग ज़्यादा बातें बड़ा चढ़ा के नहीं करते। हम सीधा सवाल आपसे पूछते हैं कि कर्नाटक में क्या बीजेपी वापसी कर रही है? हैदर जी नमस्कार, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कर्नाटक हमारे देश का एक बहुत ही अगर बात कहें दक्षिण भारत का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राज्य है, बहुत ही मजबूत राज्य है और वहाँ हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जो सत्ता में आती हैं हमेशा बदल बदल के, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, कभी भाजपा की सरकार होती है। इस बार का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है। वैसे तो कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य श्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी दमखम लगा दी है वहाँ के समीकरण को बदलने के लिए और उन्होंने अपने तरफ से पूरा जोर लगाया है इस तरह से वहाँ के जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर जो वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा वहाँ दोबारा कमबैक कर सकती है। राजेश जी, ये बातें हैं, ये तो भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं और भाजपा भी कह रहे हैं, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर जाएं, आपकी ये बात कहने की क्या बुनियादी वजह है जिसको अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो ज़्यादा स्पष्ट होगा? क्योंकि ऐसा कांग्रेस भी कह रहे हैं कि हमारी वापसी हो रही है और कांग्रेस के अगर हम लोग नेताओं से मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इस बार हम लोग भारी बहुमत से कर्नाटक में आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी कमबैक कर रही है। तो इसके पीछे क्या आप वजह बता रहे हैं और क्या आपके पास है जो हमारे दर्शकों को आप बताएं? बिल्कुल, देखिए हमारे हिंदुस्तान में जो अगर आप पीछे के कई दशकों में आप जाएंगे तो राजनीतिक व्यवस्था को जो प्रभावित करते थे फैक्टर्स, उसमें आरक्षण सबसे बड़ा फैक्टर था जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था बदली है हमारे देश में। इसमें इंटरप्शन जो हुआ वो नरेंद्र मोदी की सरकार, जो भाजपा की सरकार 2014 में आई, उन्होंने विकास का नारा दिया, डेवलपमेंट मॉडल की उन्होंने बात की और उसके डेवलपमेंट के मॉडल से वो दोबारा जो है सत्ता में आए। ये तो केंद्र सरकार की बात है। अगर हम रीजनल फैक्टर्स को अगर हम कंपेयर करें तो जो दो बहुत मुख्य चीज़ जो हमारे चुनाव को प्रभावित करती है, उसमें एक सांप्रदायिक समीकरण और दूसरा जातीय समीकरण। ये जो फैक्टर्स हैं वो हर स्टेट में एक बहुत ही मजबूत फैक्टर है जो कि चुनावी रिजल्ट को प्रभावित करता है। अगर हम कर्नाटक का कंपोजिशन देखें, कम्युनल फैक्टर का कितना रोल रह सकता है, तो मैं उस कंपोजिशन में जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ अप्रॉक्स, मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई है, तो हिंदू कम्युनिटी जो है 84% है वहाँ पर। उसी तरह मुस्लिम्स की बात करें वो भी अप्रॉक्स 12% के आसपास है। ईसाई जो है वो करीब
2% के आसपास है, और जैन जो है वो 1% के आसपास है। ये कम्युनल कंपोजिशन है। और नॉर्मली हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम में ये है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं आम तौर पर वो कांग्रेसी होते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं। परंतु हिंदू जो वोट है 84% का कर्नाटका में, वो डिवाइड होता है, वो तीनों पार्टियों को वोट जाता है। परंतु अब इसके कम्युनल फैक्टर के अलावा अब जातीय समीकरण क्या है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी कर्नाटका में ये कोशिश कर रही है कि वो विभिन्न जातियों को, जो इफ़ेक्टिव जिनका रोल है वहाँ पे, उनको अपने तरफ, अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। तो जो 2-3 वहाँ प्रमुख जातियाँ हैं जो निर्वाचन में, वोट में अपना इफ़ेक्टिव रोल अदा करती है, वो एक लिंगायत समाज है वहाँ का। उसका 17% जो है वहाँ पे वोट बैंक है, मतलब वो लोग 17% है पूरे पॉपुलेशन का। उसी तरह से एक वोक्कालिगा समाज है, उनका 14% जो है डेंसिटी है वहाँ कर्नाटक में। उसी तरह कुरुबा समाज है, उसका 8% जो है इफेक्टिव कंपोजिशन है। और इसी तरह एससी की बात करें, उनका 17% रोल है। अब एससी की जहाँ तक बात है, वो एससी का वोट डिवाइडेड है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को वो वोट करते हैं, ठीक है। एसटी जो है वहाँ 7% है। ये मेजर जातीय जो है कंपोजिशन है। अब इसको अगर हम गहराई से देखेंगे तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि लिंगायत, वोक्कालिका, ये जो दो समाज जिस तरफ टिल्ट हो जाएगा उनके जीतने की संभावना उतनी होगी, क्योंकि जो लिंगायत समाज है उनका 224 विधानसभा की सीट अगर कर्नाटका में है, उसमें 110 सीट पर वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप बात करें, येदियुरप्पा जी भी इसी समाज से आते थे, पर वो 2019 में हट गए थे, तो कहीं ये एक नेगेटिव वेव में तो बीजेपी नहीं, अभी भी जो आज भी वर्तमान में भी जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी समाज से आते हैं। तो आप देखेंगे कि सभी, और आप पहले भी देखें जो एचडी देवगौड़ा है वो कलिगा समाज से, जो हमारे देश के पहले वहाँ कर्नाटक से पहले प्रधानमंत्री बने, वो कलिगा समाज के हैं। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और भाजपा ने इस बार वो कलिगा समाज में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए, इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आरक्षण जो है वो कलिगा समाज का 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया है। इसी तरह अभी इनके एक गुरु हैं, एक मठ के, उन्होंने जो है भाजपा के बारे में बहुत पॉजिटिव कमेंट किया, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि दिखते हैं कि भाजपा के तरफ जो है वोटों का प्रतिशत जो है इन समाज के द्वारा टिल्ट होगा। तो राजेश जी, हम ये माने कि जो विकास कार्य है वो केंद्र के लिए ही तक सीमित है, और जब राज्य की बात आएगी तो इसी तरह का जाति समीकरण ही वोट बैंक और सत्ता दिलाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का जो चेहरा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यह सिर्फ कर्नाटका चुनाव में नहीं, हमारे हिंदुस्तान के हर चुनाव में मोदी जी का चेहरा लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ती है। और अगर आप देखें, मोदी जी के बाद जो है जो कैडर है, मोदी जी 1 से 10 तक के अगर हम पैमाने पे देखें तो मोदी जी 1 से 10 तक आते हैं, फिर 11 नंबर से दूसरे नेता आते हैं भाजपा में। तो मोदी जी का जो चेहरा है उसी चेहरे के ऊपर कर्नाटका में भी चुनाव लड़ा जाएगा। उसमें विकास की बात भी होगी, डेवलपमेंट मॉडल की भी बात होगी, परंतु जो जमीनी स्तर पर जो जातीय समीकरण है उसको भी जो भाजपा के जो लोग हैं वो लोग जातीय समीकरण से कैसे अपने फेवर में जनता को करना है उसका पूरा जो है जमीनी स्तर पर उन्होंने तैयारी कर ली है। हाँ, ये बात सही है कि भाजपा का ग्राउंड कैडर बहुत मजबूत है और हर जगह इसी तरह से वो कार्य करके अपनी बात पहुंचाते हैं। और जाति समीकरण की राजेश जी ने बात की है कि जाति समीकरण को अगर देखते हुए तो पलड़ा भाजपा का भारी लग रहा है। तो आए दिन आप चुनाव में देखते हैं कि राहुल गांधी भले ही जितनी बातें करें, पर चुनाव आते ही वो भी जनेऊ, हिंदू और मंदिरों के दर्शन करने लगते हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह की राजनीतिक चर्चाएं जारी रहेंगी। इस जाते जाते मैं ये कहूंगा, इस बार
हूं दुश्मन की रसाई से बहुत दूर, इस बार हूं दुश्मन की रसाई से बहुत दूर, इस बार मगर जख्म लगाएगा कोई और। तो यह राजनीति है, इसमें कुछ नहीं कहे जा सकते। इसी तरह की खबर के लिए, राजनीतिक विश्लेषण के लिए आप बने रहिए इंडिया लाइफ के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।